this video we are going to discuss applications of biotechnology in agriculture। इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं in order to increase the food production, in order to increase the disease resistance, insects and pest resistance crops। क्योंकि अगर हम कभी भी हमारी खेती बढ़ाना चाहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे आप कौन कौन से सब्सटेंसेस का, फर्टिलाइजर्स का, मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, जो अवेबिलिटी होनी चाहिए सॉइल की, या जो डिमांड होनी चाहिए, जो भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ कहीं पेस्ट या इंसेक्ट तो नहीं आ गए हैं उस पर, जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो जो प्रोडक्शन है, फूड की प्रोडक्शन, क्रॉप की प्रोडक्शन, वो इंक्रीज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। वो कौन कौन से 3 पॉइंट्स है जिस तरीके से हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि हम इस तरीके से खेती करें जिसमें हम एग्रो केमिकल का यूज़ करें। एग्रो केमिकल का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो। और हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। और पेस्टिसाइड का यूज़ क्यों करेंगे, ताकि जो छोटे छोटे जो पेस्ट होते हैं, जो ग्रोथ को रोकते हैं या जो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको किल किया जा सके। तो उससे भी हम हमारे एग्रीकल्चर को और क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकेंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी ये बहुत ट्रेंडिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी बहुत चल रही है। इसके अंदर ये होता है कि हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, किसी भी केमिकल का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि हमने इसको किस में यूज़ किया था, एग्रो केमिकल्स के अंदर यूज़ किया था। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। वो वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटा हो सकता है एनिमल्स का। फिर थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो जो तीसरे तरीके से हम जो एग्रीकल्चर को एनहेंस कर रहे हैं वो क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बना दिया है किसको, क्रॉप को। इसमें हमने क्या किया, क्रॉप्स को जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया है। इसका मतलब ये है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1960s में क्या आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक्चुअल में मतलब ये था कि जो प्रोडक्शन थी फूड की, वो नॉर्मल प्रोडक्शन से 3 गुना ज़्यादा हो गई थी। तो उसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो भूखी ना मरे, सबको अप्रोप्रिएट अमाउंट में फूड मिले। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है ह्यूमन की कि उनकी जो डिमांड है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके की टेक्निक्स को यूज़ किया यही करने के लिए कि ताकि प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज़ हो सके कि जितनी भी ह्यूमन की जो डिमांड्स है उनको प्रॉपरली फुलफ़िल किया जा सके। इसीलिए इन टेक्निक्स का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब जेनेटिकली इंजीनियर के अंदर हम करते क्या हैं, इसमें चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या बैक्टीरियाज हों, या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, हम उसकी जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं बाय मैनिपुलेशन। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हमें क्या फ़ायदा मिला इन मॉडिफाइड प्लांट से, एनिमल से, या फिर बैक्टीरिया से। कुछ बेनिफिट्स देखेंगे हम, कुछ यूजेस देखेंगे कि प्लांट की जीन्स को मॉडिफाई करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिला है। सबसे पहला है टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि कोल्ड, सॉल्ट एंड ड्रॉट एक्सेट्रा। कभी भी एबायोटिक स्ट्रेस होगा तो वो प्लांट्स आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे जिनको हमने मॉडिफाई कर दिया है। मीन्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होंगे उनके अंदर एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने की, सहन करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो ये एक बेनिफिट है कि जल्दी ख़राब नहीं होंगे वो। सेकंड जो बेनिफिट हमें मिला है वो है रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पहले क्या होता था, जब हम खुदाई करते थे यानी कि खेती को निकालते थे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, तो वो भी अब क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। साथ ही साथ जो डिपेंडेंसी होती है, लाइफ होती है, वो किस पर होती है, पेस्टिसाइड्स पर होती है, वो कम हो गई है। रिड्यूस रिलायंस ऑन पेस्टिसाइड्स। जो प्लांट्स डिपेंड करते थे पेस्टिसाइड्स पर ताकि जो पेस्ट है उनसे खेती को बचाया जा सके और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो वो चीज़ भी कम हो गई क्योंकि हमने प्लांट्स के जीन्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि पेस्ट अगर उनको खाने के लिए आएगा भी तो वो खुद ही मर जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है कि जो प्लांट्स है उनके जो मिनरल्स को यूज़ करने की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, डिक्रीज सॉइल मिनरल्स एग्जॉशन। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है वो जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे और उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। नाउ फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो
बी प्लांट से उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल विटामिन ए। एनरिच्ड गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से ऑब्टेन किए गए हैं। और किस तरीके से हमने उसको मॉडिफाई किया है कि उसके अंदर विटामिन ए का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये आईसाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ जाता है इस बारे में। अब हमको ये देखना है कि वो कौन सी प्रोडक्शन है जिससे हम प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। मतलब हम पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं और इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं।